हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम सोशोलॉजी पेपर 2 एमपी सेट नेट एग्ज़ाम के लिए यूनिट 3 का जो टॉपिक है सामाजिक स्तरीकरण, इसको कंप्लीट करते हैं। सामाजिक स्तरीकरण में सामाजिक विविधीकरण, सामाजिक असमानता, जाति, वर्ग, निर्जातीयता, जनजाति, दिव्यांगता, इन सारे टॉपिक्स को हम पढ़ेंगे। सबसे पहला टॉपिक है हमारा सामाजिक स्तरीकरण। सामाजिक स्तरीकरण क्या है? मतलब समाज का विभिन्न भागों में अलग अलग समूहों का उनकी प्रतिष्ठा, संपत्ति और शक्ति की मात्रा के आधार पर विभाजन किया जाता है उच्च से निम्न स्तर की ओर। ठीक है, तो ये सापेक्ष पदानुक्रम जो है समाज का, वो ही सामाजिक स्तरीकरण या सामाजिक विभाजन कहलाता है। तो सामाजिक स्तरीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है, वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्तियों के समूह को उनकी प्रतिष्ठा, कि आपकी समाज में कितनी प्रतिष्ठा है उसके आधार पर, संपत्ति के आधार पर कि आप ज़्यादा संपत्ति वाले या कम हो, मध्यम वर्ग में शामिल हो, किस वर्ग में आओगे तो उसके आधार पर, शक्ति की मात्रा के आधार पर। ठीक है, सापेक्ष पदानुक्रम है, मतलब ऊपर से निम्न की ओर, उच्च से निम्न रूप में स्तरीकृत किया जाता है, विभाजित किया जाता है। सामाजिक स्तरीकरण एक विश्वव्यापी प्रक्रिया का प्रतिरूप है। ठीक है, तो सामाजिक स्तरीकरण समझ आ गया कि एक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्तियों के समूह को उनकी प्रतिष्ठा, संपत्ति और शक्ति की मात्रा के आधार पर पदानुक्रम में उच्च से निम्न रूप में स्तरीकृत किया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है कि सामाजिक स्तरीकरण, ये तो उसी की परिभाषा दी हुई है। उसके बाद सामाजिक स्तरीकरण समाज का विभिन्न स्तरों में विभाजन करता है। ठीक है, तो अलग अलग स्तरों में या श्रेणियों में विभाजन करता है, जो ऊंच नीच की भावना या संस्करण पाया जाता है। इन स्तरों में ऊंच नीच की भावना होगी और संस्करण पाया जाता है। ठीक है, तो P.A. सोरोकिन थे, इन्होंने सामाजिक स्तरीकरण के संदर्भ में लिखा है। क्या लिखा है? कि कोई भी समाज जहाँ केवल समानता पाई जाती हो वास्तविक रूप में एक कोरी कल्पना है। मतलब कोई भी समाज जहाँ केवल समानता पाई जाती हो वास्तविक रूप में एक कोरी कल्पना, मतलब ऐसा कोई समाज होता ही नहीं है जिसमें स्तरीकरण ना हो, विभाजन ना हो। तो अगर समानता पाई जा रही है, सब एक समान है, तो ये वास्तविक में नहीं है, केवल कोरी कल्पना मात्र है। ये बोला था P.A. सोरोकिन ने। ठीक है, इसके बाद सामाजिक स्तरीकरण का अर्थ और परिभाषा देखते हैं। तो कोई भी समाज अनेक सदस्यों का एक सम्मिलित रूप होता है। तो सामाजिक स्तरीकरण सभ्यता और संस्कृति के विकास के साथ जैसे जैसे समाज का आकार बढ़ता गया, वैसे वैसे एक सामाजिक स्तरीकरण भी बढ़ता गया। जाति व्यवस्था, वर्ग व्यवस्था, इस तरीके से अलग अलग समाजशास्त्रियों ने सामाजिक स्तरीकरण की अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, जिनमें से हमें कुछ की परिभाषा देखनी है। जैसे के बी मेयर क्या कहते हैं कि सामाजिक स्तरीकरण जो है विविधीकरण का परिणाम है। मतलब समाज में विभेद बढ़ा है, विभेद यानी विभेद हुआ है एक वर्ग का दूसरे वर्ग से, तो विभेद का परिणाम क्या है? सामाजिक स्तरीकरण। इसके कारण ही विभाजन हुआ है समाज का। तो ये बोला है के.बी. मेयर ने। ठीक है, पार्सन्स क्या बोल रहे हैं? पार्सन्स के अनुसार सामाजिक स्तरीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें किसी सामाजिक व्यवस्था में व्यक्तियों का ऊंच नीच के क्रम विन्यास में विभाजन होता है। पार्सन्स क्या कह रहे हैं कि सामाजिक स्तरीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें किसी सामाजिक व्यवस्था में व्यक्तियों का ऊंच नीच के क्रम विन्यास में विभाजन होता है। ठीक है, इस तरीके से हमें ये परिभाषा याद करनी है। अब सामाजिक स्तरीकरण के प्रकार देखते हैं। तो सामाजिक स्तरीकरण दो प्रकार के हैं। एक तो होता है बंद स्तरीकरण, दूसरा आता है मुक्त स्तरीकरण। बंद स्तरीकरण ये क्या है? तो बंद स्तरीकरण यह वंशानुगत, यह जन्म के आधार पर बना होता है। ठीक है, ये वंशानुगत होता है और जन्म के आधार पर विभाजन पहले ही हो जाता है। जैसे जनजाति है, कृषक समाज है। ठीक है, तो कृषक समाज में पैदा होगे तो जन्म के आधार पर ही तुम्हारा सामाजिक स्तरीकरण हो जाएगा। ठीक है, जनजाति समाज में पैदा हुए हैं तो ये स्तरीकरण बंद होता है और ये वंशानुगत होगा, जन्म के आधार पर होगा। जन्म के आधार पर ही आपका विभाजन
हो जाएगा, स्थिरीकरण हो जाएगा। ठीक है, फिर आता है मुक्त स्थिरीकरण। तो इसमें क्या आता है, यह आधुनिक समाज में पाया जाता है जिसमें योग्यता और कुशलता को महत्वपूर्ण माना जाता है। मतलब आप योग्यता और कुशलता के आधार पर देखा जाएगा कि आप किस स्थिरीकरण या किस वर्ग में समाहित होते हैं। तो ये होता है मुक्त स्थिरीकरण। ठीक है, ये होता है बंद स्थिरीकरण। बंद क्या होता है, जन्म के आधार पर होता है, और मुक्त जो होता है योग्यता और कुशलता के आधार पर निर्धारित करेगा। ठीक है, इस तरीके से ये कुछ बाटो-मोर ने स्थिरीकरण के 4 प्रकार बताए हैं। दास प्रथा, जाति, जागीर और वर्ग बताए हैं। तो ये सब देख लेना, आप होंगे नहीं ये वैसे। चार्ल्स बर्गेल का देख लेना, सामाजिक स्थिरीकरण करके 2 प्रकार बताएं, व्यक्तिक और सामूहिक। ठीक है, ये कर लेना। उसके बाद सामाजिक स्थिरीकरण का महत्व क्या है, तो सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक होता है। समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक होता है। मानव की मनोवृत्ति को निर्धारित करता है, मनोवृत्ति को निर्धारित करेगा ये। व्यक्ति की परिस्थिति, मतलब व्यक्ति की कौन सी स्थिति है, उसकी भूमिका क्या है समाज में, उसका निर्धारण करेगा। ठीक है, सहयोग की भावना को बढ़ाना और संघर्ष से बचाव करना। ठीक है, संघर्ष से बचाव होगा और सहयोग की भावना को बढ़ावा मिलेगा। अधिक कार्य करने के लिए प्रोत्साहन, मतलब अगर विभाजन के द्वारा आपका वर्ग जो है कम में है और आप उच्च वर्ग में शामिल होना चाहते हैं तो आपको अधिक कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। समाजीकरण में सहायक है। समाजीकरण में होता है कि भाई ये हमारी समाज हो गई, इसके लिए कार्य करना है, इस तरीके से समाजीकरण में सहायक होगा। समाज की प्रगति में सहायक होगा। ठीक है, और सामाजिक व्यवस्था और संगठन बनाए रखने में भी सहायक होगा। इस तरीके से सामाजिक स्थिरीकरण का कुछ महत्व होगा। इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। सामाजिक स्थिरीकरण की विशेषताएं क्या हैं, तो स्थिरीकरण समाज का विभिन्न स्तरों में विभाजन है। इन स्तरों में उच्चता और निम्नता का होना आवश्यक है। ठीक है, जब तक स्थिरीकरण समूह में स्थिरता ना आ जाए उसे स्थिरीकरण की संज्ञा नहीं दी जा सकती। ठीक है, सामाजिक स्थिरीकरण से संबंधित समूह परस्पर संबंध होते हैं। मतलब सामाजिक स्थिरीकरण से जो समूह संबंधित होते हैं परस्पर एक दूसरे से संबंधित होते हैं। सामाजिक स्थिरीकरण की प्रकृति सामाजिक और सांस्कृतिक दोनों होती है। मतलब सामाजिक आधार पर भी और सांस्कृतिक आधार पर भी स्थिरीकरण होता है। स्थिरीकरण एक प्रकार का प्रतिफल है। ठीक है, फिर संघर्ष का परिणाम है। यह संघर्ष समाज में शक्ति, धन, प्रतिष्ठा के कारण होता है। मतलब शक्ति के कारण, धन के कारण या प्रतिष्ठा के कारण समाज में संघर्ष होते हैं, उसका परिणाम है स्थिरीकरण, जिससे सभी व्यक्ति अधिक से अधिक पाना चाहते हैं। सामाजिक स्थिरीकरण क्या है, एक गतिशील अवधारणा है। मतलब ये समाज में होता ही रहता है, निरंतर होता रहता है। ठीक है, फिर आते हैं दोष हैं इसकी कुछ। सामाजिक विघटन को प्रोत्साहन करता है। समाज में विभाजन ये विघटन को प्रोत्साहन करेगा। समाज में दूरी को बढ़ावा देगा और असुरक्षित महसूस करना सामाजिक स्थिरीकरण का दोष होगा। निराशा और विद्रोह को प्रोत्साहन देगा। ठीक है, और समाज को विसंयोजित करना। ठीक है, इस तरीके से सामाजिक स्थिरीकरण के कुछ दोष हो गए। अब स्थिरीकरण से संबंधित कुछ सिद्धांत आते हैं जिनमें 3 सिद्धांत इम्पोर्टेंट हैं। प्रकार्यवादी सिद्धांत, दूसरा आता है संघर्षवादी सिद्धांत और तीसरा आता है संकलनवादी सिद्धांत। प्रकार्यवादी सिद्धांत जो था इसका प्रतिपादन डेविस व मूरे ने अपनी पुस्तक सम प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन में किया था। डेविस और मूरे ने किया था। ठीक है, इसका ये करना है। प्रकारवादियों के अनुसार क्या सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए समाज में असमानता और स्थिरीकरण आवश्यक है। मतलब प्रकारवादी जो वैज्ञानिक थे, प्रकारवाद हमने पढ़ा था, उसमें भी यही सब समाजशास्त्री आए थे। तो इसका प्रतिपादन सबसे पहले डेविस और मूरे ने किया था। इनकी पुस्तक याद कर लेना, सम प्रिंसिपल और स्ट्रैटिफिकेशन। ठीक है, और इन्होंने प्रकारवादियों के अनुसार क्या सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए समाज में असमानता और स्थिरीकरण आवश्यक है। प्रकारवादियों ने स्थिरीकरण के प्रकार्यात्मक सिद्धांत को समाज के संदर्भ में देखा है। तो इन्होंने प्रकारवाद के आधार पर समाज का स्थिरीकरण किया, इसलिए ये समाज में असमानता का कारण क्या मानते हैं, स्थिरीकरण को मानते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये प्रकारवादी सिद्धांत था। प्रकारवादी सिद्धांत के महत्वपूर्ण तथ्य भी हैं कुछ। इसमें पार्सन्स का सिद्धांत जो है एक प्रकारवादी था। पार्सन्स भी एक प्रकारवादी हैं। पार्सन्स ने कहा है कि कुछ पद समाज में महत्वपूर्ण होते हैं
ठीक है, यह उन समाज के मूल्यों और लक्ष्यों पर निर्भर करता है। ठीक है, पार्सन्स ने 4 प्रकार के मूल्यों की विवेचना की है। सार्वभौमिक प्रदत्त मूल्य, सार्वभौमिक अर्जित मूल्य, विशिष्ट प्रदत्त मूल्य, उदाहरण के लिए भारतीय समाज की जाति व्यवस्था, विशिष्ट अर्जित मूल्य। इस तरीके से पार्सन्स ने 4 प्रकार के मूल्यों की विवेचना की थी। ठीक है, नेक्स्ट आता है संघर्षवादी सिद्धांत। नेक्स्ट संघर्षवादी सिद्धांत में इसके प्रतिपादक कौन थे? तो कार्ल मार्क्स थे। कार्ल मार्क्स ने संघर्षवादी सिद्धांत दिया था, जिन्होंने समाज को 2 वर्गों में विभाजित किया करके माना था कि ये कौन कौन से 2 वर्ग थे? एक पूंजीपति वर्ग था और एक श्रमिक वर्ग। तो इसमें संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है सामाजिक स्थिरीकरण के फलस्वरूप। तो इसके प्रतिपादक कौन है संघर्षवादी सिद्धांत की? कार्ल मार्क्स है। इन्होंने समाज के मूल में संघर्ष को माना है। समाज का मूल क्या है? संघर्ष है। इस सिद्धांत के समर्थक ये हैं, ये नहीं करना है। फिर इसके बाद आता है मार्क्स का यह संघर्षवादी उपागम प्रकारवाद का विकल्प है। ठीक है, तो प्रकारवादी ये मानते हैं कि स्थिरीकरण समाज में एकीकरण लाता है, जबकि मार्क्सवादी कहते हैं कि स्थिरीकरण एकीकरण करने वाला ना होकर विघटन करने वाला होता है। मतलब समाज का विघटन इस सामाजिक स्थिरीकरण के द्वारा होता है, क्योंकि प्रकारवादी यहाँ क्या मान रहे थे? एकीकरण मान रहे थे। स्थिरीकरण को एकीकरण का कारण मान रहे थे। ठीक है, और यहाँ पे जो मार्क्सवादी मान रहे हैं वो एकीकरण करने वाला ना मान के स्थिरीकरण को विघटन करने वाला मान रहे हैं। ठीक है, मार्क्स के अनुसार क्या है? सामाजिक स्थिरीकरण का मुख्य आधार जो था वर्ग संरचना है। मतलब 2 वर्गों में विभाजित कर दिया था समाज को। एक पूंजीपति वर्ग था और एक सर्वहारा, 2 वर्ग थे। ठीक है, पूंजीपति और सर्वहारा। मार्क्स के अनुसार यही दोनों वर्ग सामाजिक स्थिरीकरण के आधार हैं। ठीक है, इनके कारण ही समाज बटा है या समाज का स्थिरीकरण हुआ है। मार्क्स का कहना है कि जब तक उत्पादन की शक्तियों का समाज का सामूहिक अधिकार नहीं होगा, उत्पादन की जितनी शक्तियाँ उस पर समाज का सामूहिक अधिकार नहीं होगा, तब तक वर्ग संघर्ष समाप्त नहीं होगा, और यही वर्ग स्थिरीकरण को जन्म देता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम संकलनवादी सिद्धांत। इसके प्रतिपादक कौन थे? मैक्स वीबर और फ्रैंक पार्किन, ये W.L. वार्नर आदि इसके समर्थक थे। मैक्स वीबर का सिद्धांत है, मैक्स वीबर की मान्यता कि सामाजिक स्थिरीकरण का मुख्य आधार क्या है? शक्ति, यानी कि वैज्ञानिक शक्ति। ठीक है, इन्होंने शक्ति को माना था स्थिरीकरण का मुख्य आधार। वीबर के अनुसार शक्ति के 3 आयाम हैं। कौन कौन से हैं? शक्ति के 3 आयाम कौन कौन से? आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक होते हैं। वीबर ने आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक स्थिरीकरण को एक वैज्ञानिक व्यवस्था कहा है। मतलब आर्थिक धन के आधार पर समाज का स्थिरीकरण हो रहा है, सामाजिक स्थिरीकरण हो रहा है या राजनीतिक, उन तीनों के आधार पर अगर समाज का विभाजन स्थिरीकरण हो रहा है तो उसको उन्होंने एक वैज्ञानिक व्यवस्था मान ली। और वैज्ञानिक शक्ति, ये मैक्स वीबर का सिद्धांत हो गया सामाजिक स्थिरीकरण का। ठीक है, तो शक्ति से वीबर का तात्पर्य क्या है? शक्ति एक व्यक्ति में नहीं बल्कि संस्था में निहित है। शक्ति की ये तीनों आयाम एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तथा इनमें शक्तियों का तो समान वितरण होता है, जिसके कारण भिन्न भिन्न प्रकार का स्थिरीकरण जन्म होता है। ठीक है, समान वितरण होता है शक्तियों का, जिसके कारण भिन्न भिन्न प्रकार का स्थिरीकरण जन्म लेता है। आर्थिक क्षेत्र में अलग अलग वर्ग बन जाएंगे। सामाजिक क्षेत्र में परिस्थिति यानी कि पद और परिस्थिति के आधार पर अलग अलग समाज के वर्ग बन जाएंगे। और राजनीतिक क्षेत्र में बहुत सारे दल बन जाएंगे। इस तरीके से शक्तियों का विभाजन हो जाएगा और यही सामाजिक स्थिरीकरण के आधार हो जाएंगे। ठीक है, ये किसका सिद्धांत हो गया? मैक्स वीबर का संकलनवादी सिद्धांत। ठीक है, अब हम देखते हैं पदानुक्रम। पदानुक्रम को बोलते हैं हिरार्ची। सामान्यतः पदानुक्रम अथवा सोपान जो होता है, शब्द का प्रयोग सामाजिक इकाइयों को श्रेष्ठ और कमजोर या उच्च और निम्न के रूप में संगठित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, पदानुक्रम क्या होता है? या सोपान। तो जो सोपान शब्द का प्रयोग सामाजिक इकाइयों को, समाज की जो इकाइयाँ होती हैं उनको श्रेष्ठ और कमजोर के रूप में या उच्च और निम्न के रूप में, उच्च से उच्च वर्ग से लेकर निम्न के रूप में सामाजिक इकाइयों को संगठित करने के लिए पदानुक्रम या सोपान शब्द का प्रयोग किया जाता है। जिस तरीके से प्रशासनिक व्यवस्था में क्या होता है? पद सोपान व्यवस्था होती है, जिसमें उच्च
अधिकारी से लेकर निम्न स्तर के अधिकारी ऊपर से नीचे तक अलग अलग क्रम में व्यवस्थित होती हैं। तो इनका एक क्रम होता है जिसको पद सोपान या पदानुक्रम बोलते हैं। ठीक है। अंतर विभाग के आधार पर जाति और प्रजाति दोनों की कार्यप्रणाली भी एक समान नहीं है। पदानुक्रम में श्रेणीकरण या व्यवस्थापन के सिद्धांत के रूप में स्थिरीकरण, विविधीकरण वर्ग और शक्ति जैसे शब्दों की तुलना में कहीं अधिक कठोरता और स्थिरता परिलक्षित होती है। ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम विभिन्न समाजशास्त्रियों का दृष्टिकोण। तो फ्रांसीसी समाजशास्त्री थे ल्यूस ड्यूमा ने भारत के संदर्भ में पदानुक्रम की अवधारणा को बहुत बड़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया। ड्यूमा ने अपनी पुस्तक जो है होमो हेरार्कियस, ठीक है, इसमें उन्होंने हेरार्कियस से आपको समझ में आई जाएगा कि ये पदानुक्रम को वर्णित किया है और इनकी किसकी पुस्तक थी ये, तो ल्यूस ड्यूमा की थी। चित्रण किया ड्यूमा ने पहले ड्यूमा से पहले सी बुगले ने भी पदानुक्रम व्यवस्था को वंशानुगत समूह और पृथकता अंतर्निर्भरता के संदर्भ में परिभाषित किया था। ठीक है, तो ये कुछ नहीं करना है। स्माची ने श्रेणीकारी पदानुक्रम और समाहित पदानुक्रम का उल्लेख किया है। श्रेणीकारी पदानुक्रम क्या होता है? इसका अर्थ होता है समाज दो या दो से अधिक भिन्न वर्गों में उच्च और निम्न इकाइयों में विभाजित है। ठीक है, उच्च इकाई और निम्न इकाइयों में विभाजित है, ये श्रेणीकरण हो गया। श्रेणीकरण यानी श्रेणी बन गई समाज की। ठीक है, ये श्रेणीकारी पदानुक्रम हुआ। इस प्रकार यह सकारात्मक पदानुक्रमक होता है क्योंकि इसमें एक क्रम होता है, इसलिए उच्च और निम्न इकाइयों में बढ़ गया। दूसरा आता है समाहित पदानुक्रम। तो समाहित पदानुक्रम के अंतर्गत समाज की सभी श्रेणीगत इकाइयों को समाहित किया जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं समाहित पदानुक्रम, क्योंकि इनमें सभी श्रेणियों को समाहित कर लिया जाता है। समाहित पदानुक्रम के अनुसार समाज की उच्च वर्गीय इकाइयों में निम्न वर्गीय इकाइयाँ समाहित होती हैं। ठीक है, सबको समाहित कर लेंगे, इसलिए समाहित पदानुक्रम हो जाएगा। ठीक है, समाहित पदानुक्रम, कार्ल मार्क्स ने समाहित पदानुक्रम को विरोधियों की एकता कहा है, क्योंकि यहाँ जितने भी विरोधी होंगे वो सब एक हो जाएंगे, सभी समाज इकट्ठे हो जाएंगे ना, सभी श्रेणीगत इकाइयाँ शामिल होंगी इसके अंतर्गत, इसलिए विरोधियों की एकता का है। ठीक है, तो अब हम इसके बाद सामाजिक पार्श्वीकरण पढ़ते हैं। सामाजिक पार्श्वीकरण क्या है? सामान्य रूप में वह प्रक्रिया जिसमें कोई वस्तु अथवा समूह किनारे पर धकेल दिया जाता है, मतलब किसी एक वर्ग, कोई वस्तु, समूह या किसी एक वर्ग विशेष को ज़्यादा समाज में कोई मान्यता नहीं दे रहे हैं, उनकी ज़रूरतों को नज़रअंदाज कर रहे हैं, ध्यान ही नहीं दे रहे हैं उन पर, तो इस तरीके से जो किया जाता है वो सामाजिक पार्श्वीकरण होता है। ठीक है, यानी कोई वस्तु अथवा समूह को किनारे पर धकेल दिया जाता है तो वो पार्श्वीकरण कहलाएगा। ठीक है, समाज के संदर्भ में जब कोई जैसे कि अल्पसंख्यक समूह या उपसमूह जो है समाज की सीमाओं से बाहर कर दिया जाता है, उनकी इच्छाओं, ज़रूरतों आदि को नज़रअंदाज कर दिया जाता है, तो उसे सामाजिक पार्श्वीकरण कहा जाता है। ठीक है, तो ये एक नियोजित प्रक्रिया है। पार्श्वीकरण क्या है? नियोजित प्रक्रिया मतलब पहले से निर्धारित होती है किसके साथ हमें क्या करना है, ठीक है, किसको दरकिनार करना है, ये। ठीक है, अब ये क्या है? भेदभाव है, एक प्रकार का भेदभाव है, सामाजिक भेदभाव। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से विकलांग आते हैं, अल्पसंख्यकों को, LGBT समुदाय, ड्रग उपयोगकर्ता आदि को शामिल किया जाता है। सामाजिक पार्श्वीकरण के दो मुख्य भेद व्यक्तिगत होता है और एक सामूहिक पार्श्वीकरण, मतलब व्यक्तिगत आधार पर भी किसी को दरकिनार कर रहे हैं, या फिर सामूहिक यानी कि पूरे एक समुदाय को ही नज़रअंदाज कर रहे हैं, तो वो सामूहिक पार्श्वीकरण कहलाता है। व्यक्तिगत पार्श्वीकरण में क्या आएगा? व्यक्तिगत स्तर पर सामाजिक पार्श्वीकरण में समाज में सार्थक भागीदारी से व्यक्ति को अवरुद्ध किया जाता है, मतलब कि उसकी समाज में कोई भी सार्थक भागीदारी को नहीं माना जाता है, व्यक्तिगत रूप से ही उसको नज़रअंदाज किया जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये व्यक्तिगत पार्श्वीकरण हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो वो आता है सामूहिक पार्श्वीकरण। किसी समूह विशेष को समाज में उसकी सार्थक भागीदारी से अवरुद्ध कर दिया जाएगा। ठीक है, कोई एक समूह है जो है, उस समूह विशेष समूह को ही समाज में उसकी सार्थक भागीदारी से अवरुद्ध किया जा रहा है, मतलब उसको दरकिनार किया जा रहा है। तो उदाहरण के लिए ऑस्ट्रेलिया में आदिवासी समुदायों का सीमांकन और उपनिवेशीकरण का एक उत्पाद है। ठीक है,
अन्य उदाहरण देखते हैं कि भारत में जैसे कि LGBT समुदाय को बहुत सी सरकारी सेवाओं से वंचित रखा जाता है। ठीक है, इस तरीके से ये कुछ उदाहरण हो गए सामूहिक पार्श्वीकरण की। ठीक है, व्यक्तिगत पार्श्वीकरण हो गया, पार्श्वीकरण क्या होता है ये भी हो गया। उसके बाद आते हैं हम सामाजिक विविधीकरण। तो किसी भी समाज में आयु के आधार पर कि आप वृद्धावस्था में हैं या बाल्यावस्था में हैं, ठीक है, युवावस्था में है, उसके आधार पर, या धर्म के आधार पर कि आपका धर्म कौन सा है, लिंगी के आधार पर, प्रजाति और भाषा आदि के आधार पर व्यक्तियों का अनेक वर्गों में विभाजन किया जाता है, तो वो ही सामाजिक विविध कहलाता है। समाज में यह कार्य एक गतिशील अभिक्रिया द्वारा संपन्न होता है। ठीक है, जिसे सामाजिक विविधीकरण की प्रक्रिया कहा जाता है। तो सामाजिकरण विविधीकरण की प्रक्रिया हो गई क्या, समाज में जब गतिशील अभिक्रिया के द्वारा आयु, धर्म, लिंग, प्रजाति, भाषा आदि के आधार पर व्यक्तियों का अनेक वर्गों में विभाजन किया जाता है, तो वो सामाजिक विविध हो गया। ठीक है, सामाजिक विविध का आधार लिंग, आयु आदि होते ही हैं। ठीक है, आधुनिक समाज का स्वरूप जटिल हो गया। आधुनिक समाज में व्यवसाय के आधार पर धर्म, जाति, राजनीति आदि में भी सामाजिक विविध के कारक के रूप में उभरे हैं ये। ठीक है, सामाजिक विविधीकरण की विभिन्न परिभाषाएं हैं, तो ये दुर्खीम की कर लेना। दुर्खीम ने क्या बोला है कि सामाजिक विविधीकरण जो है अस्तित्व के लिए संघर्ष का शांतिपूर्ण हल है। अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे हैं तो उसका शांतिपूर्ण हल क्या है, समाज में विविधीकरण करना। समाज को अलग अलग भागों में बांट दो तो अस्तित्व के लिए संघर्ष नहीं होगा, ऐसा दुर्खीम ने बोला है। ठीक है, इस तरीके से बस इनको कर लेना और रहने दीजिए। ठीक है, तो और आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। बाकी जाति है, निर्जातीयता, जनजाति, दिव्यांगता, ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो इस तरीके से आज का ये टॉपिक हमारा इतना ही हो पाता है। नेक्स्ट क्लास में हम इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे। तो सामाजिक स्थिरीकरण को आप पढ़ लेना और इसकी PDF जो है मैं टेलीग्राम पे डाल दूँगी, वहाँ से आप ज्वाइन कर लेना और ये पढ़ लेना अच्छे से। ठीक है, थैंक यू। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।